हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर लाइव ट्रेनिंग ऑन कलेक्शन इंजन। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर कलेक्शन इंजन वर्क कैसे करता है। और आज हमारे साथ मिस्टर अंकुर केडिया, जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, केडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। वो अभी आपको इंट्रोडक्शन देंगे अपनी। तो केडिया जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम अंकुर केडिया है। हम लोग की कंपनी का नाम है केडिया ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग वी आर इनटू होलसेल ट्रेडिंग ऑफ स्टील। सो लोहे का काम जो टिपिकल काम जो लोग बहुत लोग लगे हुए हैं इसमें, और लोहे के काम में जो डिफिकल्टी होती है, वो जो टिपिकल डिफिकल्टीज होती हैं सबके सब एप्लीकेबल है हमारे बिजनेस के अंदर। राइट। और जो वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती हैं। इसी को लेके जगमोहन सर के साथ मेरे साथ फाइट चलती रहती है कि सर बोलते हैं जीपी अपना रेट को बढ़ाओ और मैं बोलता हूँ सर मैं कहाँ से बढ़ाऊँ। तो होलसेल ट्रेडिंग का काम है हमारा। ईआरडब्ल्यू पाइप्स हम ट्रेड करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ईआरडब्ल्यू पाइप्स हमारे ये रेंज है। राइट। तो आज अंकुर जी ने वॉलंटियर किया है और हमारे साथ में है, किस लिए? कलेक्शन इंजन। अब किस तरह से कलेक्शन इंजन काम करता है, हम इसको ना डिस्कशन मोड के अंदर रखेंगे। मैं अपना स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा, बात करता चला जाऊंगा, और अंकुर केडिया जी उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछने वाले हैं, जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और रियली में, एक्चुअली में, ये कलेक्शन इंजन इम्प्लीमेंटेबल है भी कि नहीं, उसके बारे में ना आज रियल एसिड टेस्ट आज की रिकॉर्डिंग के अंदर ही हो जाना है। तो थैंक यू वेरी मच अंकुर जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये कलेक्शन इंजन काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले ना हम बात कर रहे हैं कलेक्शन इंजन जो इंश्योर करेगा टाइमली पेमेंट्स को, इंश्योर करेगा। तो इसमें ना ये एप्लीकेबल ना केवल जैसा अंकुर जी ने बिजनेस बताया उसके ऊपर एप्लीकेबल है, बल्कि ये एप्लीकेबल है हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, सर्विसेज के अंदर हैं, आप बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे स्टार्टअप बिजनेस स्टेज पे हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, ग्रोइंग हैं, या एनी अदर स्टेज ऑफ बिजनेस के ऊपर है, कलेक्शन मीन्स टाइमली कलेक्शन। टाइमली कलेक्शन, आपने इनवॉइस किया, उधर कस्टमर के पास पैसे हैं, तो उसके बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं, ऐसा कौन सा इंजन लगाएं, बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप, अंकुर जी आपसे बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहला स्टेप ना कलेक्शन इंजन का यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा कि मुझे कस्टमर को कलेक्शन के लिए कॉल करनी है, या व्हाट्सएप भेजना है, या एसएमएस करनी है, ईमेल करना है। ये उससे भी पीछे का काम है। क्या? कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि जो कस्टमर आज मेरा बन गया ना, अब कस्टमर जब बना है, पहले दिन ही क्या मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्रोसेस है जिसके अंदर ना मिनिमम दो चीजें तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। पहला, कि उसके साथ पेमेंट टर्म्स क्या है, क्या एडवांस पेमेंट है, कि 15 दिनों की है, कि 7 दिनों की है, कि 30 दिनों की है, कि 90 दिनों की है। ये इंपॉर्टेंट है, पेमेंट टर्म। बहुत सारे केसेस के अंदर देखा गया है कि हम कस्टमर के साथ में तो सप्लाई तो कर देते हैं, हमारा सेल्स पर्सन जो है, लेकिन टर्म्स की अभी तक बात ही नहीं हुई। अच्छा, बात हो भी गई है तो वर्बल बात हुई है। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए कि कस्टमर बनाते समय ही ईमेल के ऊपर वो फॉर्म एक्सचेंज हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए, या हार्ड कॉपी वो साइन करके स्कैन करके हमें सेंड कर दे, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। उसके अंदर ना केवल हमें पेमेंट टर्म्स लिखनी है, बल्कि क्रेडिट लिमिट भी डिफाइन करनी है। भाई, नया कस्टमर बन गया, अब उसको हम 1 लाख तक का माल सप्लाई कर सकते हैं, कि 5 लाख का, कि 10 लाख का, कि 20 लाख का, कि 50 लाख का, ये पहले दिन से ही निर्धारित हो जाए। जैसे बैंक नहीं होते, वो हमारा अकाउंट खोलते हैं, आपकी लिमिट पहले साल में इतनी है, फिर बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम बैंक से लिमिट नहीं लेते, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है अंकुर जी, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए? सर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एकदम 100% एग्री करता हूँ। पहले हम ये नहीं करते थे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने बहुत रिसेंट टाइम्स में इसको करना चालू किया है। प्रॉपर हम लोग जब हम लोग कस्टमर से किसी भी कस्टमर से स्टार्ट करते हैं काम करना, तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स का जो भी हमें इम्पोर्टेंट है, हमने उसका एक प्रॉपर फॉर्म बना दिया है।
वो फॉर्म बनाने से ये फॉर्म ही अपने आप मेक श्योर कर लेता है कि सारी डिटेल्स आ जाती हैं, कोई राइट। डिटेल मिस नहीं होती, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सब आ जाती हैं। उसके बाद उस कस्टमर्स का पूरा डेटाबेस मेंटेन रखना और उसी के हिसाब से आगे एक्शन पॉइंट्स करना, तो ये बहुत बहुत जरूरी है सर। आई कंप्लीटली एग्री। हम लोग ने रिसेंट टाइम्स में चालू किया है, तो मैं बता सकता हूँ कि हम लोग को कितने फायदे हो रहे हैं वाह। और बहुत बहुत आराम है प्लानिंग की तरह काम आगे बढ़ने का। अब कंप्लीटली अग्रीड विद यू कि ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अ मस्ट। ग्रेट। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप है, अभी भी कलेक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर रेटिंग। अब ये कस्टमर रेटिंग क्या होती है? अब जैसे ही हमने किसी को अपना कस्टमर बना लिया, या जिन कस्टमर्स के साथ हम काम कर रहे हैं ना, ये हमने अपना इंटरनली, बाहर का नहीं, अपना इंटरनली एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ना हम कस्टमर को रेट करना शुरू कर दें कि मेरे अगर 50 कस्टमर हैं तो इनमें से पहला कस्टमर ये ए रेटिंग का है कि बी रेटिंग का है कि सी रेटिंग का है। अब रेटिंग क्या होती है? रेटिंग का मतलब ये है कि जो कस्टमर आपको ऑन टाइम एवरी टाइम पेमेंट कर रहे हैं वो ए कैटेगरी के अंदर है। जिनकी पेमेंट तो आ रही है लेकिन डिले आ रही है वो बी कैटेगरी के अंदर है। अब सी कैटेगरी के अंदर वो है जहां पर मजबूरी से आपको बिजनेस करना पड़ रहा है। वो कौन सी मजबूरी है, प्राइस की है या कौन सी है, उसको हम देखेंगे। बट वो क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि कस्टमर रेटिंग सिस्टम आपको सजेस्ट किया। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि जब इंटरनली आप कस्टमर को रेट कर रहे हो तो इंटरनली आपने एक प्रोसेस बना दिया कि जितने भी मेरे कस्टमर ए कैटेगरी के अंदर है ना अंकुर जी, उनको ना आप एक मंथली न्यूज़लेटर भेजना शुरू कर दो। बी कैटेगरी को मत भेजो, सी कैटेगरी को मत भेजो, ए कैटेगरी को भेजो। अब मंथली न्यूज़लेटर क्या है? जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो आपको लगता है कि आपके कस्टमर के पास जानी चाहिए, उनको आपने ये वाला बेनिफिट देना शुरू कर दिया ए कैटेगरी वालों को। दूसरा क्या हुआ? कुछ आप इस तरह की डेवलपमेंट है, मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं, बाहर स्टडी करते हैं, कुछ ब्लॉग बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ पीस होता है, उसको आप वीकली बेसिस पे अपने कस्टमर के साथ में शेयर कीजिए। जैसे कि इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, तो ये उसको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा मान लीजिए उनकी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बर्थडे हैं, एनिवर्सरीज हैं, या उनकी कंपनी की कोई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डे था, तो आप अपने कैलेंडर में ध्यान रखिए और ए रेटिंग के कस्टमर को वो लगातार भेजते रहें, इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते रहें। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। बी कैटेगरी को भेजने की जरूरत नहीं है, वहां पर जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, और सी कैटेगरी के अंदर तो कुछ नहीं कर रहे आप। अब हुआ क्या? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है ना, जब कस्टमर से बात कर रही है, कभी किसी की डिले पेमेंट होती है, तो उसके लिए ना बात करने का एक पॉइंट रहेगा कि सर हमारे रिकॉर्ड में ना आपकी रेटिंग ए चल रही है, अभी ये पेमेंट डिले की वजह से ना हमारा रेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं आपका बी कैटेगरी में ना आ जाए। अब बी कैटेगरी में आने से क्या होगा कि सर वही जो मंथली न्यूज़लेटर है वो आने बंद हो जाएंगे, इतनी अच्छी आपसे रिलेशनशिप है, और हमारा ना बहुत सारी चीजें ऐसी कट ऑफ हो जाएंगी। तो बात करने के लिए आपको एक पॉइंट मिल गया। एवरीबडी एवरीबडी एज ए कंपनी वांट टू बी इन द गुड बुक। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट बेनिफिट है जिसको लेके ना सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, उस कंपनी की रेटिंग हमारी गिरनी नहीं चाहिए, हमारी रेटिंग ए कैटेगरी है। ये हमारी एजुकेशन का, स्कूलिंग का, फंडामेंटल का ऐसा सिस्टम रहा है। तो ये मैंने एक हल्का सा इशारा किया, आपको इशारा किया रेटिंग को लेके। अब इसके अंदर बहुत सारी तरीके की क्रिएटिविटी हो सकती है कि किन पैरामीटर के ऊपर आप रेटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के अंदर हम कोई पेनल्टी नहीं लगाने वाले उनके ऊपर, हम इनफैक्ट उनके बेनिफिट्स कम करने वाले हैं। ये हो सकता है कि ए कैटेगरी की कुछ पेमेंट टर्म्स का इंसेंटिव हो सकता है, बी कैटेगरी में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकल कर आ सकती है। कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट हो सकता है बी कैटेगरी में, इंटरेस्ट कंपोनेंट का। या हो सकता है कि आप क्वार्टरली लेजर अकाउंट स्टेटमेंट भेजते थे, बी कैटेगरी के अंदर नहीं भेजेंगे, एंड लाइक दैट। इस तरह से आप उनको ना इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि हम ए कैटेगरी के कस्टमर को ये एडिशनल बेनिफिट देते हैं। उनके बच्चों के लिए या उनके स्टाफ के लिए कुछ एजुकेशन प्रोग्राम भी करते हैं। कई बार आप स्कूल मूवी की टिकट भी भेज सकते हैं उनको ए कैटेगरी के अंदर। ये सारा का सारा आपकी तरफ है, यानी कि आपने एक प्रोफेशनल टच दे दिया जहां पर
कुछ तो लिंक किया आपने अपने कस्टमर को और कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को एक कम्युनिकेशन बिगिन करने का मौका दिया। तो क्या व्यू है इसके ऊपर आपका अंकुर जी? एक बार अनम्यूट करना होगा, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से म्यूट किया था मैंने। यस। हाँ जी सर। तो सर आई कम्प्लीटली अग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। इसमें क्या है, हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। हम इसको बोलते हैं डायमंड डीलर, गोल्ड डीलर और सिल्वर डीलर। ग्रेट। तो ये 3 हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में है, तो हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं। ये 3 टाइप के डीलर्स हम बनाते हैं। इनको एनुअली हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो उसमें भी गोल्ड डीलर, डायमंड डीलर और सिल्वर डीलर एकदम प्रॉपर, उसमें प्रॉपर मेंशन रहता है। हाँ। लोग जिनको जो एनुअल डिस्काउंट्स देते हैं, वो एनुअल डिस्काउंट्स भी अपने स्लैब्स के हिसाब से देते हैं। आपने ये मंथली जो कैटलॉग या मंथली ब्रोशर का जो पैम्फलेट का जो आइडिया शेयर किया है, वो आई एम श्योर मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। एकदम मैंने नोट डाउन कर लिया है। राइट। एंड कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं एकदम इसको स्टार्ट करता हूँ। एंड आई कम्प्लीटली अग्री, ये कैटेगरीज बनाने से लोगों को भी वो मोटिवेशन मिलता है कि भी हम इसके अभी सिल्वर डीलर हैं तो हम भाई गोल्ड डीलर बने, और गोल्ड अगर डीलर हैं तो हम भाई डायमंड डीलर इसके बने। तो आई कम्प्लीटली अग्री विद यू सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एब्सोल्युटली। और ये तो अभी हमने कलेक्शन इंजन के फाउंडेशन के ऊपर काम किया है, तो जितनी भी बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं वो इस फाउंडेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन कई बार एसएमई या बाकी कंपनियां जो है बेसिक्स को भूलने की वजह से डिलेड कलेक्शन का एक्सपीरियंस कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पता क्या है? नेक्स्ट पॉइंट सीधा सीधा हमारा आ जाता है कि हमें अपॉइंट करना है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। कौन होता है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर इज ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग है वो लड़की है, गर्ल है, फीमेल है, तो एकदम बेस्ट सूटेड है आपकी कंपनी के लिए। वो सुबह से लेके शाम तक, यानी कि अगर आपके ऑफिस की टाइमिंग 9:30 टू 6:30 पीएम है, तो वो 9:30 टू 6:30 पीएम उसका एकदम फोकस्ड काम क्या होगा? कलेक्शन को मैनेज करना। द मोमेंट हमने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की पोस्ट क्रिएट कर दी अपनी कंपनी के अंदर, हमें लगता है कि ये फुल टाइम का काम नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन एक बार आपने ये वाला इंजन एस्टेब्लिश कर दिया ना, तो समझ लीजिए अबंडेंस ऑफ मनी हमेशा आपकी बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। तो क्या किया? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया हमने। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बिल्कुल बेसिक, उसके नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। वो ग्रेजुएट हो सकती है या अंडर ग्रेजुएट हो सकती है। ग्रेजुएट है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या उसको करना है ये आने वाले पॉइंट के अंदर मैं आपको बताता हूं। तो हमने एक गर्ल जो कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है उसको अपॉइंट कर लिया। अब उसका रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का आपकी कंपनी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना वॉइस ऑफ द कंपनी है। उसका कंडक्ट इमेज बनाता है कंपनी की। जिस तरीके से वो कस्टमर से बात करती है वो वॉइस है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दी, अब कलेक्शन वहां से आनी है और आने में डिले हो रही है, द वे शी कम्युनिकेट इज शी इज कैरिंग द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मनी तो अवेलेबल करवा ही रही है, इट्स ऑल अबाउट द मनी। तो सर उसका ये पॉइंट पे मैं एकदम अग्री करूंगा आपसे कि ना, ये इमेज जो है ना, ये इमेज कंपनी की तब दिखती है जब कंपनी बैड शेप में होती है। तो वही है, जब पेमेंट स्ट्रांगली चाहिए पर उसको बोल नहीं सकते कि नहीं पैसे दो पैसे दो। वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से ही पेमेंट मांगनी चाहिए, दैट इज द राइट वे टू गो। एंड ये आई कम्प्लीटली अग्री, ये जो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर है इनकी वजह से ही इमेज बनती है कंपनी की। राइट। तो अब क्या हुआ? अब क्योंकि वो वॉइस ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो वॉइस ऑफ द कंपनी है, तो हमने क्या किया? अब उसको बोला है कि जब भी तुमने किसी कस्टमर से कोई भी बात करनी है, अभी बात करने तो बड़ी दूर की बात है, पहले इंटरनली इंटरनली वो ना कस्टमर के अकाउंट को देखे, उसको समझे। ये उसकी बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है कि कस्टमर को जिसको फोन करने लगे हैं, जिससे कांटेक्ट करने लगे हैं, कि ये अमाउंट है किस चीज का। जनरली हम फोन करते हैं तो वहां से आवाज आती है, दे तो दिया था, ये कौन सा है, हमारा तो क्लियर था, हमारा लेजर तो ठीक है, नहीं नहीं अभी तो ड्यू ही नहीं हुआ। पहले से ही क्लैरिटी है, स्टडी करके चलना है कि ये अमाउंट 8 लाख, 8,000, 80,000 किस चीज का है। तो ये बेयर मिनिमम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है किसको? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को, जो कि वॉइस ऑफ द कंपनी है। तो उसने क्या किया? अंडरस्टैंड कर लिया।
कस्टमर के अकाउंट को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंड करना है प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर की, वो बात किस से कर रही है। अब जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो कई जगह पर अकाउंटेंट से बात करनी होती है कलेक्शन के लिए, कई जगह पर सीएफओ से बात करनी है, कई जगह पर बिजनेस ओनर खुद बात कर रहे हैं, कहीं पे उनके पार्टनर कर रहे हैं, कहीं पे उनके मान लो बेटा काम देखता है और फादर उनके फाइनेंस संभालते हैं। तो हर एक अभी कलेक्शन इंजन में दिखाऊंगा किस तरीके से कि उसको ना क्लैरिटी है कि वो किस से बात कर रही है, टू होम यू आर कम्युनिकेटिंग विद। ये क्लैरिटी ना होने की वजह से बस फोन उठाया, बात कर ली, या ईमेल कर दी, या व्हाट्सएप कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन नेग्लिजिबल हो जाती है और इनफैक्ट नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। अंडरस्टैंड कर लिया, जब अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें ना ये याद रखना है, किसको, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को, ये हमें ट्रेन करना है उसको कि भाई कलेक्शन कोऑर्डिनेटर किस अकाउंट की वजह से बात कर रही है, किस कस्टमर से बात कर रही है, और याद रखो ह्यूमन बीइंग से बात कर रही है। ह्यूमन बीइंग ना हर तरह के इमोशंस पे रहते हैं। तो उसको ना रिकॉग्नाइज करना है। जब फोन पे बात हो रही है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की, तो उसको सामने से देखा ट्रैफिक की बहुत आवाज आ रही है, तो बोल सकती है वो लड़की कि लगता है आप सर बाहर हो कहीं ट्रैफिक में, तो अभी बाद में बात करें। नहीं तो क्या होता है कि बात इस तरह से एब्रप्ट रिजल्ट आ जाता है, या वहां से एंगर से, या वहां पे हड़बड़ी में, या वहां पर वो आंसर आ जाता है जो कि शायद रिलेवेंट नहीं था, तो वॉइस टोन से पता लग जाता है। तो ह्यूमन बीइंग इमोशन से डील करते हैं, तो ये बात उसको समझ आ गई, किसको, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। तो समझ कब आ रही है, जब वो लिसन कर रही है, कौन, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर। वो ना प्रेजेंट है उस रियल वर्ल्ड के अंदर कि सामने वाले को एक बार बोलने का पूरा मौका दो। कई बार हम क्या करते हैं, कलेक्शन को फोन करते हैं, सर आपकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग बहुत थी, आपकी आ नहीं रही है, आपकी अगली सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, सर क्या कर रहे हो, सर ये क्या कर रहे हो। अरे आपने ना जब सुना और अवेयरनेस के अंदर आए कि वो पर्सन क्या डील कर रहा है, तो वो जो भी कह रहे हैं, तो हमारी कॉल जो है ना वो क्लोज कहां से होनी है, उसके वर्ड के साथ में, उसके शब्द, वो डेट और टाइम दे रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, उसको हमने लिसन करके नोट करना है। आगे आने वाले सेक्शन में बताऊंगा कि किस तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अंडरस्टैंड कर लिया कस्टमर का प्रोफाइल, और ये याद रखा कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग है और उसको हमने लिसन करना है। अब अटेंशन बता किस तरफ ध्यान देनी है, किसने, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने, कि जब पेमेंट डिले हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंप्लेंट पेंडिंग है सामने वाले कस्टमर की, कहीं कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, या अनरिजोल्व्ड एस्पेक्ट रह गया है। जब तक हम उसको सोल्व करने नहीं वाले ना, तब तक ये डिले रहने ही वाली है, तब तक डिले रहने वाली है। ये हम किसको ट्रेन कर रहे हैं, ये कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ट्रेन कर रहे हैं कि बेटा ऐसा है कि जब जिसको बात कर रहे हो तो कहीं उसकी कंप्लेंट, क्वेरी या अनरोल्ड एस्पेक्ट तो नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कॉल आओगे ना उसने उसी बात के ऊपर डिस्कनेक्ट करना है, और पर्सन चेंज होते रहते हैं, कभी कोई कॉल करता है, कभी कोई कॉल करता है, पिछली कोई रिजॉल्व नहीं होती, सामने वाला इरिटेट होके बात ही खत्म कर देता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि कॉल करते हैं कस्टमर को और बोलते हैं कि सर ये पेमेंट बाकी है। अरे मैंने वो डाली थी पिछले माल में, तुम्हारा 2 पीस खराब था, उसका मेरे को क्रेडिट नोट नहीं मिला, वो नहीं भेजा। अरे मैंने वो 5 टन की इंक्वायरी दी थी, उसका मेरे को जवाब ही नहीं दिया। तो ये तो आपने पता नहीं कहाँ से खोज के एकदम ट्रू फैक्ट निकाला है ये। इस वजह से एकदम पेमेंट के टाइम पे ये सारे के सारी पुरानी कंप्लेंट्स याद आ जाती हैं। तो वाह, एकदम वैलिड है ये। राइट राइट राइट। और यहां पर क्या हुआ कि अब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई है उसके साथ में। अब क्या करना है, अब क्या ही करना है कि यहां पर जब भी कॉल रखी जाएगी, फोन रखा जाएगा कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के द्वारा, वो ना डेट और टाइम के साथ में ही होगा। जैसे उसने कहा ना, चलो बताते हैं, अभी देखते हैं, अभी करते हैं, तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर क्या बोल रही है, तो ठीक है सर, फिर मंडे को 3 बजे तक फिर मैं दोबारा कॉल कर लूँ, सर ये बुधवार को 2 बजे तक हो जाएगा, सर फिर मैं काम करूं कि ये थर्सडे को 5 बजे। यानी कि अगर वो टाइम देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो टाइम नहीं दे रहे तो अब ना ये मास्टर ट्रेनिंग का पार्ट है किसकी, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की, कि जो भी कॉल खत्म होगी वो डेट और टाइम के साथ में ही खत्म होने वाली है।
डेट और टाइम के साथ भी खत्म होने वाली है। अब हो क्या रहा है, बहुत बार ऐसा होगा अंकुर जी, बहुत बार कलेक्शन कोऑर्डिनेटर तो हमने अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट को हायर कर लिया है, जिसके कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, वो बात तो कर रही है, लेकिन टेक्निकलिटी का क्या, क्या करेंगे टेक्निकलिटी का। तो अब ना, अब आप ये समझ लो कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को बता रखा है कि ये कस्टमर का अकाउंट हमारी कंपनी में ये सेल्स पर्सन देखता है, या ये मैनेजर है, या ये पर्सन है जो कि उस क्वेरी को रिजोल्व कर सकता है, रिजोल्व कर सकता है। तो अल्टीमेटली ना, अल्टीमेटली हमने कनेक्ट करवाना है, अलाइन करवाना है, जब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट कर लिया टेक्निकल स्पेशलिस्ट के साथ में अपनी कंपनी के अंदर, तो कर लिया। अब अपनी कंपनी में अपॉइंट करने के बाद, ताकि क्लाइंट की क्वेरी ना एज सुन एज पॉसिबल सोल्व हो जाए। ये डिले कलेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि क्वेरी को हम वाक चतुर्य से सोल्व करने की कोशिश करते हैं एज कंपेयर टू टेक्निकल स्पेशलिस्ट। रिस्पॉन्ड बैक जरूर करना है कस्टमर से, जो हमने कमिट कर दिया ना, चलो ठीक है आई विल गेट बैक टू यू, तो हमने तो गेट बैक किया नहीं, हमने क्वेरी को सोल्व किया नहीं, हमने उसकी टीडीएस की स्टेटमेंट भेजी नहीं, और अगली बार फिर कलेक्शन के लिए पेमेंट कर दिया, तो बात नहीं बनेगी। कस्टमर की जो भी क्वेरी है, उसकी क्वेरी को पहले रिस्पॉन्ड बैक करना है कि आपने ये वाली बात कही थी ना, करेक्ट नोट की सर, ये तो मैंने करवा दिया है, चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, कस्टमर बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। ये ट्रेड्स हैं किसके, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के। फीडबैक महीने में एक बार, क्वार्टर में एक बार, 6 महीने में एक बार, या एनुअली एक बार, आइडियली महीने में या क्वार्टरली एक बार ना, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ही हमने ड्यूटी लगा दी कि ये जो हमारे क्लाइंट है ना, कस्टमर जो है, इनसे ना फीडबैक लेते रहा। और फीडबैक का फॉर्म हो सकता है, तो गूगल फॉर्म हो सकता है, या आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉर्म्स आते हैं, उनको भेजा, उनसे बात की। ये फीडबैक के अंदर ना बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कस्टमर अपनी खुल की बात कर रहा है, यहाँ पर हम कलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे। तो फीडबैक के बारे में क्या ओपिनियन है अंकुर जी आपका? सर फीडबैक ऑनेस्टली बहुत काम करता है, एंड स्पेशली जैसे हम लोग, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब मार्केट विजिट्स करता हूँ तो मैं तो बहुत फीडबैक कलेक्ट करता हूँ। और फीडबैक का भी हमने फॉर्म रिस्पॉन्स करके उसका भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। फीडबैक कलेक्ट करना बहुत हेल्पफुल है। फीडबैक से कस्टमर्स की एकदम इंटरनल क्वेरीज और एकदम इंटरनल डाउट सारी क्लियर होती हैं, और उनका भरोसा और उनका ट्रस्ट और बेटर होता है कंपनी पे। सो हम लोग को तो लॉन्ग रन में बहुत हेल्प किया है फीडबैक कलेक्ट करना। एंड हम लोग फीडबैक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करते हैं तो जेन्युइनली बहुत हेल्प करता है। आई कम्प्लीटली एग्री सर, बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो इसका मतलब है कि टाइमली कलेक्शन आना एक कंप्लीट साइंस है, जिसके अंदर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। अब ना एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी, यानी कि कनेक्ट विद दिमाग, मतलब कि यूनिक स्ट्रेटेजी फॉर एवरी कस्टमर। देखिए हर एक कस्टमर, अगर आपके 10 हैं तो 50 हैं कि 100 हैं, जब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर किसी एक कस्टमर से बात कर रही है ना, तो उसको कनेक्ट करना है डॉट को कि लास्ट टाइम उससे क्या बात हुई थी। हर बार यहां से शुरू नहीं कर सकते कि सर वो 28,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, सर वो 28 लाख आउटस्टैंडिंग है, नहीं, वो लास्ट डॉट से कनेक्ट करेगी। सर वो आपसे सैटरडे बात हुई थी ना, वो आप बता रहे थे कि 2 इनवॉइस आपके जो हैं वो प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर नहीं थे, मैंने वो अकाउंट फॉर करवा भी दिए, तो आपको बता दिया था, तो आपने कहा था फिर मैं थर्सडे फोन कर लूं, तो लो सर, और बताइए, तो डॉट कनेक्ट हो गया, वो कस्टमर का हाँ यार बात तो यही हुई थी उससे, बात तो यही हुई थी। तो पिछला डॉट ना कनेक्ट करना, ये सबसे बड़ी गलती है। मात्र कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी से ना एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई है कस्टमर के साथ में, एक प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है कस्टमर के साथ में, कंपनी की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई है। कस्टमर हमें एक बहुत ही ऑनेस्ट, प्रोफेशनल और समझदार कंपनी की कैटेगरी के अंदर डाल रहा है। वो बात खत्म हो गई कि आप तो कलेक्शन के लिए पीछे ही पड़ गए हो,
हम पीछे नहीं पड़ गए हैं, हम तो लॉजिकल और कनेक्टिंग डॉट के साथ में आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि डॉट अगर ये कह रहा था कि बीच में टेक्निकल स्पेशलिस्ट चाहिए तो उससे बात कराई है, डॉट ये कह रहा था कि कंप्लेंट सोल्व करनी है तो वो कराई है, डॉट ये कह रहा था कि बिजनेस ओनर से बात करनी है तो उसकी जूम मीटिंग या फिजिकल मीटिंग कराई है, डॉट ये कह रहा था कि अकाउंट की स्टेटमेंट हमने रिकंसाइल करवानी है तो वो करवाई है, डॉट ये कह रहा था कि 2A 2B मैच नहीं कर रहा है जीएसटी का तो वो हमने ठीक कराया, तभी तो आगे बात कर रहे हैं। कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी। तो क्या कहना है इसके ऊपर आपका अंकुर जी? सर ये तो आपने आंखें खोल दी एकदम। ऑनेस्टली हम लोग ये नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस और सिस्टम कोई तरीके से हम लोग नहीं कर रहे हैं। और मतलब मेरे को नहीं लगता कि अगर अगर हम लोग ये करना चालू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर के पास कोई कोई भी रीजन बचेगा कि वो हाँ, नहीं पेमेंट करे। राइट। अगर उसकी लास्ट क्वेरी, सर आपकी इस दिन क्वेरी रेज हुई थी, उस दिन हमने रिजॉल्व कर दी थी, और फिर आपने बोला था इस दिन कॉल करने के लिए, और फिर मैं कल कॉल कर रही हूँ, हेलो सर कैसे हैं आप। तो मेरे को लगता नहीं है कहीं भी बचे, मतलब आदमी मजबूर हो जाएगा कि पेमेंट क्लियर ही करेगा सेम डे। वाह। तो थैंक यू वेरी मच सर, क्योंकि ये ऑनेस्टली मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे को तो काम आएगा बहुत। यस, एंड कनेक्टिंग डॉट स्ट्रैटेजी शुड बी एन अमेजिंग अमेजिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अब पता क्या है, जो कॉलम है ना कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी के बाद, ये एक मैजिकल वर्ड है, उसका नाम है नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट डेट। कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। अब ये कॉल खत्म हुई, ये कॉल खत्म तब तक नहीं मानी जाएगी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की जब तक कि वो नेक्स्ट एक्शन नहीं लिख देगी। जैसे कि उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट बुधवार को कर दूंगा, तो वो नेक्स्ट एक्शन में लिखेगी बुधवार को कॉल करके पेमेंट लेनी है और बुधवार की डेट डाल देगी आखिरी वाले कॉलम के अंदर, और प्रोफेशनल सी बात लिखेगी, यानी कि मेक इंश्योर दैट एवरी रिमार्क इज प्रोफेशनल, इफेक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली स्पीक अबाउट कलेक्शन स्ट्रेटजी इन प्रोग्रेस। यानी कि अगर वो लड़की छुट्टी पर भी है, कोई और भी उस शीट को आके पढ़ता है तो उसको बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या क्या बातचीत चल रही है क्लाइंट के साथ में। अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है और कब लेना है। अगर एज ए बिजनेस ओनर या मैनेजर या सीईओ हम भी देख रहे हैं कि इस क्लाइंट के साथ में मामला चल क्या रहा है, तो हमें पूरा का पूरा पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो गया। अदरवाइज क्या था, अरे आखिरी बिल क्या कब गया था, इसको आखिरी बिल सब 3 महीने पहले गया था, अरे 3 महीने हो गए अभी तक पेमेंट ही नहीं आई, पता लगे हमारी गलती थी, सब स्टैंडर्ड मटेरियल भेजा हुआ था और हम ही रिप्लेस नहीं कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बीच में जब नेक्स्ट एक्शन और डेट की क्लैरिटी है तो समझ लीजिए अब ना एम्बिग्यूटी आ ही नहीं सकती, और ये पर्सन डिपेंडेंट नहीं रह गया, अब ये सिस्टम डिपेंडेंट हो गया पूरी तरह से, सिस्टम डिपेंडेंट। अब ना उसको डेली अपडेट करना है। क्या? विंस टू टीएस, ये बहुत बड़ी बात है। विंस, जीत। सारा दिन लड़की ने काम किया, सारा दिन कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने काम किया। अब उसका है कि शाम को जाने से पहले टेक्निकल स्पेशलिस्ट का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब है कि वो सीनियर पर्सन जिसको कि ये कलेक्शन कोऑर्डिनेटर रिपोर्टेबल है आपकी कंपनी के अंदर। तो सुबह 9:30 बजे आई, 6:30 बजे गई, जाने से 10 मिनट पहले उसने उनके पास जाना है, स्टैंडिंग मीटिंग होगी और शेयर क्या करनी है, विंस शेयर करनी। विंस, सर आज पता क्या हुआ, आज इतने लाख की कलेक्शन कर दी, सर आज पता क्या हुआ, आज ना ये 2 फंसे हुए केस थे वो मैंने निकाल दिए, सर आज पता क्या हुआ, आज ये होगा ये होगा ये हो गया। यानी कि उसको ना रोज एक एक्साइटमेंट रहे कि जाने से पहले मुझे अपनी जीत बताकर जानी है। हम जनरली क्या करते हैं, हार बताकर जाते हैं अपनी, सर आज ना ये फंस गए, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। अरे भाई जो इशू है वो तो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने रिजोल्व कराना ही है। अगर इशू था तो टेक्निकल स्पेशलिस्ट से कराएगी, इशू था तो ओनर से करवाएगी, कंसर्न अकाउंट्स मैनेजर से कराएगी, कस्टमर से बात करेगी, अकाउंटेंट से बात करेगी। ये तो प्रोफाइल है उसका, किसका, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर का। लेकिन यहां पर क्या बना दिया कि उसने जाते समय अपनी विंस शेयर की, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो उसको लगता है कि जो मैंने आज इशू हैंडल किए और उसको रिजोल्व करवा लिया और ये स्ट्रेटेजी पे काम कर रही हूं, तो वो क्विकली उसको बताएगी अपने सीनियर को, ताकि सीनियर जो है वो कहेगा चलो ठीक है चल रहा है, तो हो सकता है अपनी आइडिया वो भी शेयर कर सके। जब ये डेली का एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया ना, अब समझ लीजिए रिदम आ चुकी है कंपनी के अंदर।
एक अमेजिंग रिदम आ चुकी है, क्योंकि डूअर को जब ये मालूम होता है ना कि मैं जब किसी के प्रति अकाउंटेबल हूं तो काम की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और टेक्निकल स्पेशलिस्ट ने क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर ने, उसने कमिटमेंट के साथ में लिसन फॉर करना है, और जहां उसको लगे आइडिया मैं दे सकता हूं तो वहां देना है, अदरवाइज मात्र उसको सुनना है, जिससे कंपनी के अंदर एक कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया। तो डेली जाने से पहले तो वीकली क्या करना है, वीकली मैनेजमेंट के साथ में कलेक्शन का स्टेटस डिस्कस कर लेना है। सर ये पिछले मंडे से लेके सैटरडे तक ना इतना ये हुआ, इतनी कलेक्शन आई, इतना स्टेटस है, और वहां पर कुछ पॉइंट हुआ तो डिस्कस कर लिया। हफ्ते में एक तो रिदम होगी जिसको हम वीकली एग्जीक्यूटिव मीटिंग कहते हैं, वहां पर कुछ पॉइंट है तो डिसीजन ले लो और साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो डेली पता लग गया हमें क्या करना है, वीकली हमें पता लग गया क्या करना है, किसको, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। सर सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो जो डेली का आपसे बता रहे थे कि वो अपडेट करना है टीएच को अबाउट योर विंस, तो इसमें सर पॉसिबल है क्या कि मतलब वुड इट बी कंप्लीटली रॉन्ग अगर सुबह सुबह करते हैं तो? सर इसमें रहिए। हाँ, वो वो साइंस के अगेंस्ट है। अच्छा, क्या है सर, जो कुछ कुछ पेमेंट अगर लोग 3-4 बजे पेमेंट करते हैं और एनईएफटी करते हैं तो कभी कभी सर वो रात को 8-9 बजे तक घुसता है, तो सर ऑफिस तो टाइम से बंद हो जाता है 6:30-7 बजे तक, तो उसके लिए पूछा था। पेमेंट बहुत होती है जो कुछ कुछ रात को 8-9 बजे तक 10 बजे तक पेमेंट घुस रही है, तो उसका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह मिल पाएगा? कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट डे उसको कल का मिल गया तो वो कल शाम की विन हो गई। तो फिर वो नेक्स्ट डे फिर वो अपडेट करे टीएस को अबाउट हर टोटल विंस ऑफ यस्टरडे, वुड दैट बी ओके? उसको तो अपनी, इसके अंदर कुछ भी रिटर्न में बात नहीं हो रही है, कुछ भी लिखित में रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, कुछ नहीं लिखित में मेरा, सिर्फ एक स्टैंडिंग मीटिंग है। और जैसे होता है ना आज की हाईलाइट, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं बिल्कुल जनरली ऐसे, हाँ जी अंकुर जी चलो आज मैं फिर निकल रही हूँ, तो अंकुर जी ऐसा हुआ कि आज वो शर्मा जी है ना, उनकी आ गई पेमेंट, उनसे बात हो गई है, कह रहे थे आरटीजीएस कर देंगे, शाम तक आ जाएगी, बाकी कल तो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर ही जाएगा। और क्या हुआ कि उनकी जैसे रेटिंग ए से बी में जा रही थी ना, जब मैंने उनसे बात की रेटिंग बी में जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी मैं करवा रहा हूँ, मेरी रेटिंग यही रहने दो। तो बड़ा एक जबरदस्त तरीका रहा। और सर वो जो क्वालिटी कंप्लेंट थी ना, आज 3 की 3 क्वालिटी कंप्लेंट ना मैंने बात कर दी, मैं पर्सनली गई थी वहां पे। ठीक है सर, ओके अंकुर जी बाय, ये करेगी वो। समझ गया सर, समझ गया। कुछ कुछ सेंसिटिव अकाउंट्स होते हैं, उनकी पेमेंट क्लियर हो जाए तो मतलब मेरे को लगता है हम लोग सभी कूदेंगे। हाँ न्यू मंथ वाली की पेमेंट आ गई सर मेरे को लगता है अगर ये कलेक्शन कोऑर्डिनेटर आके बोले तो मैं तो खुशी से कूदूंगा। हाँ। तो आई अंडरस्टूड सर, समझ गया। ठीक है यस। सर। तो उसके जाने समय अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसको खुद ही बोलना है कि जब तू आएगी तो तेरे को ना डांटा जाएगा या ना ये बोला जाएगा क्या कर दिया क्या कर दिया। वो गुड मूड से जाएगी, अपनी तरफ से जो भी बता के जाना चाह रही बता के जाएगी, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है ना, हम साइंस पे काम कर रहे हैं। भाई डाटा तो हम खुद भी देख सकते हैं अपनी आंखों से, कलेक्शन इंजन का कितनी कलेक्शन हुई कितनी नहीं हुई, किससे क्या बात हुई, वो तो देख ही सकते हैं, वीकली रिपोर्ट हमारे पास आनी ही आनी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ में ना हमें कल्चर क्रिएट करना होता है, आखिरकार वो कलेक्शन कोऑर्डिनेटर भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके मन में भी कुछ बड़ा फ्रस्ट्रेशन या कुछ अच्छी चीजें शेयर करने की बात हो सकती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की एक ही कंप्लेंट रहती है, ये कंपनी वाले ना सुनते सुनते है नहीं, मुझे रख लिया इन्होंने, मैं फोन करती रहती हूँ, या तो फोन नहीं उठाता कस्टमर, फोन नहीं उठाता, तो मैं बोलती हूँ कि मेरा फोन नहीं उठाता, कुछ सुनने वाला भी नहीं है। फिर मेरे को महीने के बाद डांट देते हैं, तुम्हें कलेक्शन कोऑर्डिनेटर रखा है, तुम पेमेंट नहीं लेके आती, तुम करती क्या रहती हो। अरे सुनो तो सही मेरे दिल में क्या चल रहा है। समझ गया सर, एकदम इसको डन करते हैं और इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी हम लोग के यहाँ होता नहीं है ये। आप बहुत एकदम सही बोल रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। राइट। तो अब उसने डेली व्हील्स बताई, और वीकली ये 15 मिनट की ऑफिशियल मीटिंग है, ऑफिशियल 15 मिनट की मीटिंग है, जहां पर नंबर्स बताए जा रहे हैं कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के द्वारा मैनेजमेंट को। और अब उसको भी एक अच्छा लग रहा है कि मैं रोज शाम को बता के जाती हूँ, वीकली एक नंबर्स के अंदर बात होती है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ना डेलीगेशन लिस्ट की ना, डीएल की अथॉरिटी देनी होगी कि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर कंपनी में किसी के नाम पर भी डेलीगेशन टास्क खोल सकती है। कोई क्वालिटी कंप्लेंट आई तो वो क्वालिटी वाले के नाम पे एक डीएल खोल सकती है, ताकि वो टाइमली एग्जीक्यूट हो सके वो, और वो ऑन रिकॉर्ड भी हो सके। अगर शुरू में आप कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को अथॉरिटी नहीं देना चाहते तो अपनी ईए को बोलेगी, आपकी ईए उसके बिहाफ पे डीएल टास्क खोल देगी, डेलीगेशन का टास्क।
अकाउंटेंट ने अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दी हुई उसको, या टीडीएस की स्टेटमेंट नहीं दी हुई, या जीएसटी का 2A अकाउंट नहीं दिया हुआ, लेजर अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो वो वर्बली नहीं बोलेगी अकाउंटेंट अकाउंटेंट उसको दे दे, या मैं कलेक्शन के लिए फोन कर रही थी, वो देगा ही नहीं, वो भूल जाएगा, बिजी रहेगा, सीधा डीएल खुलेगा अकाउंटेंट के नाम पे कि ये रिक्वायरमेंट है, इस डेट तक देनी है। अब डीएल की तो ईएम होती है हर हफ्ते, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक सिस्टम ड्रिवन काम हो गया। अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि कोई कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की सुनता नहीं, नहीं तो वो कहती है कि सर मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, उधर से क्लाइंट शोर मचा रहा है, मेरी क्वालिटी कंप्लेंट है, इधर क्वालिटी वाले सुन नहीं रहे कि मैडम और बड़े सारे काम है, अभी आप नए नए आए हो, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल तो वही है। तो अब कम्युनिकेशन स्किल के साथ में जैसे जैसे आपने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को डेलीगेशन की पावर दे दी, तो अब काम एग्जिस्टेंस के अंदर आना शुरू हो गया है। तो आप कहोगे कि जगमोहन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा दिखाओ प्रैक्टिकली होगा कैसे। प्रैक्टिकली सर होगा इस तरीके से कि आपका ना एक बन जाएगी कलेक्शन इंजन की शीट, कलेक्शन इंजन की शीट बड़ी सिंपल है, कलेक्शन की शीट। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई कलेक्शन इंजन की शीट में क्या हमें डाटा इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना है क्या, कि सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डाटा उठ के उसके अंदर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल एक गूगल ड्राइव की शीट खुली जिसका नाम है कलेक्शन इंजन, और साथ में ही उसी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के कंप्यूटर के ऊपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी खुल गया, मान लो टैली है, ये देखिए खुल गया टैली। अब कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ये बता रखा है कि किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या अगर आप बिजी यूज करते हो तो बिजी, सैप करते हो तो सैप, ओरेकल, बान, क्विक बुक, जोहो, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, हम तो सीधा सीधा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ही फुल एंड फाइनल मानते हैं। हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डाटा किसी भी कलेक्शन की शीट में डालते ही नहीं, नहीं डालते, वही पड़ा रहेगा। उसका उसकी भी साइंस है। साइंस क्या है कि जब किसी की कलेक्शन आती है तो अकाउंटेंट तो ऑटोमेटिकली अपडेट करता ही है ना, तो अपने आप बैलेंस ठीक हो जाता है। जब किसी को इनवॉइस रेज किया जाता है तो उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में हो जाती है। जब कलेक्शन करनी है तो सीधा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से देखो, आज सुबह आए, सुबह आने के बाद क्या किया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोल लिया और उसमें देख लिया एंटर करके कि भाई किस पार्टी से कितने पैसे लेने हैं, और उधर से हमने क्या किया, साथ के साथ ही कलेक्शन इंजन की शीट खोल ली। कलेक्शन इंजन की शीट कैसे दिखाई देती है, कलेक्शन इंजन की शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये मैं आपको दिखाता हूं। कलेक्शन इंजन की शीट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये रही। अब जिससे पैसे लेने हैं ना, आपके जितने कस्टमर है, क्लाइंट्स के नाम ना पहले से ही लिख लो, जितने आपके कस्टमर है पहले से ही लिख लो, और भी नया कोई कस्टमर बनेगा 1 2 3 4 5 6 नीचे कस्टमर्स के नाम लिखते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दो नीचे, ऐड करते जाओ कितने कस्टमर है। अब जिससे पैसे लेने हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखा उससे पैसे लेने हैं, मान लीजिए उसका नाम है बेबी जॉय, तो उसने क्या किया, इस कलेक्शन शीट के अंदर सबसे पहले कंट्रोल एफ करके बेबी जॉय खोल दिया, चक्कर ही खत्म। कंट्रोल एफ, ये लो बेबी जॉय, जैसे बेबी करेगी बेबी जॉय आ गया। अब क्या करेगी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे करके देखेगी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेबी जॉय से कितने पैसे लेने हैं, अच्छा बेबी जॉय से लेने हैं 2,40,000 रुपए, बस सीधा उठा के, कोई टेंशन नहीं है, सीधा 2,40,000 रुपए का अमाउंट मेंशन कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं पहले क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। 2,40 आज की डेट में 2,40 है ना टैली के अंदर, तो 2,40 लिख दो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है बेबी जॉय से, 2,40 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आगे शीट्स बनी हुई है, डेट डली हुई है, डेट क्या डली हुई है, डेट डली हुई है 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख भी दिखाता हूँ कहाँ डली हुई है, यहाँ पे यहाँ से ये रहा 1 अक्टूबर, अगर मान लो अक्टूबर 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर से लेके पूरा महीना यहाँ पर डला हुआ है। अब बेबी जॉय से जो बात हो रही है, जो बात हो रही है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। उसको फोन किया 1 अक्टूबर को, उसने कहा कि प्लीज कॉल मी ऑन वेडनेसडे, ठीक है जी, वेडनेसडे कॉल करना है, यानी कि नेक्स्ट एक्शन और डेट क्या है, सबसे आखिर के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट एक्शन और डेट क्या है। नेक्स्ट सेशन क्या था, कॉल मी और वेडनेसडे, और वेडनेसडे को डेट कौन सी आ रही है, वेडनेसडे को डेट आ रही है जी 7, अभी चेक कर लेते हैं वेडनेसडे को कौन सी डेट आ रही है, सैटरडे संडे वेडनेसडे 7 अक्टूबर, तो ये हमने डाल दी 7 अक्टूबर 2022 को हम उसको फोन करेंगे, ठीक है जी।
7 अक्टूबर 2022 को फोन करेंगे। नेक्स्ट एक्शन डेट डाल दी हमने। नेक्स्ट एक्शन क्या था, प्लीज कॉल मी ऑन वेडनेसडे, ये उसने कहा है, उसको कॉल करना है, 7 तारीख को करना है। दैट मीन टू से कि अगर आज कितनी तारीख है, आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर में ले जाता हूँ, अगर आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को बात हुई है, वेडनेसडे को बात करनी है, तो सीधा का सीधा 7 तारीख की डेट यहाँ पर हो गई। अब 2 तारीख को देखने की जरूरत नहीं, 3 तारीख देखने की जरूरत नहीं, जब इसकी बारी आएगी ना 7 तारीख को, अपने आप ही याद आ जाएगा कि 7 तारीख को इससे बात करनी है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन की डेट यहाँ पर डाल दी गई है। तो अब इस शीट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ओशियन मेडिकल में क्या बात चल रही है। ओशियन मेडिकल में बात चल रही है कि 6 तारीख को पवन सर ने कहा, पवन सर सेड आई विल टॉक टू माय न्यू अकाउंटेंट देन टेक फ्रॉम हैंडओवर। पवन सर ने कहा कि मैं चरणजीत से बात करूंगा। पवन सर ने कहा कि बैलेंस शीट जो है वो पहले भेज दो किशन जी के थ्रू साइन करने के लिए, फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर पवन सर ने कहा कि मेरी बैलेंस शीट जैसी आती है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और फिर दोबारा फोन किया, पवन सर ने कहा कि मैं 31 तारीख को पे कर दूंगा, और फाइनली 31 तारीख को उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। देखो मतलब सिस्टमैटिक तरीके से आज मैं कितने टाइम के बाद भी कलेक्शन इंजन की शीट को देख रहा हूं, तो मुझे अभी भी मालूम है कि ओशियन मेडिकल के अंदर अक्टूबर 2020 के अंदर क्या क्या बात हुई थी, कब कब बात हुई थी, कैसे कैसे किया गया था, तो फाइनली पेमेंट उससे ले ली गई थी। कितनी सिंपल शीट है ना अंकुर जी। बिल्कुल सर। मतलब इतनी सिंपल शीट है कि मैंने इसके स्टेप को लिख दिया, स्टेप को लिख दिया। यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट ओपन कर लेनी है, ये रही कलेक्शन मॉनिटरिंग शीट। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है जी, गो टू नेक्स्ट एक्शन एंड फिल्टर ए टू जेड। यानी कि यहाँ पर शीट पे जाके सबसे आखिर में जाके यहाँ पर लिखा है ना ए टू जेड, जैसे हम ए टू जेड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कब बात करनी है वो डेट खुल के आ जाएगी सामने। देखो सबसे ऊपर कौन सी डेट आ गई, 7 अक्टूबर आ गई, क्योंकि मैंने ए टू जेड कर दिया था इसको। तो यहाँ पर फिल्टर लगा रखे हैं। फिल्टर लगाने का मतलब हुआ, अब मान लीजिए इससे मुझे बात करनी होती 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2022 को बात करनी होती, इससे मुझे 12 अक्टूबर 2022 को बात करनी होती, इससे मुझे 1 अक्टूबर 2022 को बात करनी होती। तो यानी कि ये स्टेप क्या बोलता है कि बस सुबह आए, आते सारी यहाँ पे क्लिक करो, ए टू जेड पे क्लिक करो, तो जो लेटेस्ट बात करने वाला है वो सामने आ जाएगा। अच्छा इससे 4 तारीख को बात करनी, 7 तारीख को बात करनी, अरे आज तो 4 तारीख ही है, चलो जी करो इससे बात। तो क्या हुआ कि कलेक्शन इंजन इतना सिंपल है कि पहले हम करेक्शन मॉनिटरिंग शीट और खोलेंगे, नेक्स्ट एक्शन पे जाके ए टू जेड कर देंगे और करंट डेट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे। अब हमने क्या किया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, जस्ट लाइक दैट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन किया, उसमें से हमने देखा कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग है डेटर की लिस्ट खुल जाएगी, जो ओवरड्यू डेटर है। अब ओवरड्यू डेटर का नाम पढ़ के हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उसका नाम, कि भाई बेबी जो है से 2,40,000 रुपए लेने हैं, यहाँ पर लिख दिया। अब जो बात होगी उससे बात करना शुरू करेंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक्शन जो है ना कम से कम 40 इफेक्टिव कनेक्ट पर डे बनाने हैं। यानी कि अब उसका मिनिमम टारगेट क्या है कि तुम सुबह 6:30 से लेके 9:30 तक बात कर रही हो, तो कम से कम 40 इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। 40। अब वो कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा, इसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे कमांड डाल देंगे ना, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा ना, यहाँ पे इजिकल टू COUNT काउंट ए विद इन ब्रैकेट, ये हम कर लेंगे। तो कितने लोगों से आज बात हुई है वो सारी बात यहाँ पे लिखिए, आ गया 28, पूरा 28 आ गया। अगर इससे भी बात हुई होती, ये सेट कॉल मी टुमारो, तो ये 29 हो जाना चाहिए, 29 हो गया। तो दैट मीन टू से ये कम से कम 40, कितने, कम से कम 40 कनेक्टिंग डॉट हमारे हर रोज होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीड प्रीवियस रिमार्क एंड फॉलो कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी। जब भी बात करनी है, जब हम बात कर रहे हैं तो पिछली वाली बात क्या होगी, जैसे पवन जी की बात कर रहे थे हम, जैसे इप्सा वाले हैं, अब इनसे जब हमने बात की, सुनील सर नॉट पिकिंग द कॉल, सुनील सर सेड आई एम हॉस्पिटलाइज्ड सो स्पीक टॉक टू जेपी शर्मा इस डेट को एंड आई एम इन इप्सा, ऐसे करके उन्होंने बात की। अगली बात करने से पहले पिछली बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो मैं आपसे बात कह रहा था वो सामने के सामने हमारे कलेक्शन इंजन के अंदर आ गई। और नेक्स्ट एक्शन डेट हमने डालनी है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे सबसे लास्ट में। अब नेक्स्ट बात कब करनी है वो हमने नेक्स्ट एक्शन डेट डाल देनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
अपडेट प्रोफेशनल रिमार्क्स, यानी कि लिखना इस तरीके से है कि पढ़ने वाले को समझ आए। समझ आ रहा है ना? सुनील सर सेड आई एम हॉस्पिटलाइज्ड सो प्लीज टॉक टू जेपी शर्मा। जेपी सर सेड आई एम इन इप्सा सो प्लीज टॉक टू कौशल इन पायनियर। कौशल सर सेड आई विल सेंड यू रिप्लाई ऑन टीडीएस डिफरेंस एंड प्लीज प्रोवाइड डीएससी दीप्ति अग्रवाल। अब 31 अक्टूबर 2000 को क्या बात हुई थी उसको एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखा गया है, यानी कि कोई भी समझ सकता है इसको। समझ आ गई? उसी तरीके से हर एक क्लाइंट के लिए ना एक यूनिक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। यूनिक स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जब यहाँ पर लिख दिया गया कि इप्सा एक क्लाइंट है जहां से पैसे रिसीव करने हैं, अब इप्सा का डूअर कौन है, यानी कि सेल्स इसका अकाउंट कौन देखता है? गुरप्रीत देखती है। अच्छा, इप्सा में हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई उसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पर आ सकती है। कहाँ पे? लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। हाँ, कि इप्सा में ओनर कौन है, अच्छा कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, अगर वो नहीं मिलेगा तो किससे बात करनी है, ये पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को पूरी जानकारी रहे। अब ये जो लिखा ना ओनर क्रिएटिविटी, ओनर ने कुछ ऐसी बात बता रखी है, यानी कि आपने अंकुर जी अपनी टीम को ऐसी बता रखी है कि देखो इसको ना कभी भी शनिवार फोन मत करना और कभी भी सुबह फोन मत करना, शाम को ही करना, क्योंकि सुबह ये पूजा करते हैं और पैसे देते नहीं और चिढ़ जाते हैं, शाम को करना। उसी तरीके से कलेक्शन कोऑर्डिनेटर की अपनी कुछ क्रिएटिविटी है कि मुझे ना हमेशा अंकल जी से बात करनी है, यानी कि वो जो बिजनेस जिससे करते हैं प्रोडक्शन तो वो देखते हैं लेकिन पैसे उनके फादर देते हैं, जो फादर से बात करनी है तो सीसी अपनी बात यहाँ पे लिख के रखेगी और ओनर ने जो बता रखा है वो लिख के रखेंगे। तो एक ही शीट के अंदर हमारे पास एक यूनिक स्ट्रेटेजी आ गई है कि कैसे बात करनी है। सर ये बहुत काम की चीज है ये, जैसे हम लोग के काम में कुछ कुछ ऐसे सिटीज हैं या टाउन्स हैं जहाँ जहाँ पर थर्सडे ऑफ होता है, वीकली ऑफ जो होता है थर्सडे ऑफ है, तो वो राइट, वीकली ऑफ इतना यूनिक चीज है ये, तो वहां राइट, पर ये लिखने से बहुत फायदा है कि हाँ ये पार्टी को थर्सडे को फोन नहीं करना। वाह, कुछ अपने मोहम्मडन पार्टीज हैं वो बोलते हैं कि भाई फ्राइडे को मत करो क्योंकि फ्राइडे को ना अपना नमाज का दिन होता है। कुछ राइट, कुछ मारवाड़ी पार्टीज होती हैं बोलती हैं सुबह सुबह पेमेंट तगादा मत करो हाँ, शाम को शाम के 5 बजे के बाद ही करो तगादा, उसके बाद हम करेंगे पेमेंट। सुबह काम का सुबह तो ऑर्डर की बात करो तो ये सब सर जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अच्छा है इसमें कवर हो गया है तो बहुत इजीली हो जाएगा काम। बिल्कुल। और हर क्लाइंट के लिए यूनिक स्ट्रेटेजी है। और ना अगर मान लीजिए दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसको अथॉरिटी है किसको? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को, कि वो एमडी की कोई ना स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करा सकती है, ये को बोल के कि अगले हफ्ते 4 बजे मैंने एमडी साहब से मीटिंग करवा दी है। उसके पास ये पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मामला फंसी गया है, कलेक्शन नहीं आ रही है, तो ये उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अब उसको क्या करना है? अपनी वीकली एमआईएस जरूर करनी है। वीकली एमआईएस किसको? कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को। तो अब ना 4 तरह के स्किल्स हैं जो मैंने बताए हैं कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के अंदर होने चाहिए। पहला, उसको फैमिलियर करना है क्लाइंट से और क्लाइंट की वर्किंग एनवायरनमेंट से, कि वो किसी ओईएम में बात कर रही है, कि वो किसी नॉर्मल से बात कर रही है, कि वो किसी फादर से बात कर रही है, कि बेटे से बात कर रही है, तो उसको फैमिलियर करना है। और कितना पैसा लेना है वो ट्रांजैक्शन उसको क्लियर होनी चाहिए ताकि वो हड़बड़ाए नहीं फोन कॉल के अंदर। और हमेशा अपने सीनियर के साथ वो कम्युनिकेशन में रहे ताकि टेक्निकल पॉइंट सोल्व किए जा सके। और उसको अवेयर रहना है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। जब उससे बात कर रही है तो बात क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, धमकी भरी बातचीत नहीं होनी चाहिए और डर वाली बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। तो ये यूनिक चीजों की हमने बात की किस केस के अंदर, कि भाई हमने कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को कलेक्शन लेने से पहले जो हमें बात करनी होगी। अच्छा, तो नोट अमाउंट ऑफ फर्स्ट ओवरड्यू डेटर, यानी कि मैं ये कह रहा था ना कि जो कुछ होगा सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, कोई डाटा हम ले ही नहीं रहे हैं। तो अब सॉफ्टवेयर के अंदर डेटर एजिंग आती है, आपकी भी डेटर एजिंग आती है, डेटर एजिंग रिपोर्ट अंकुर जी निकलती है आपकी। ये सर एकदम डेटा रिच, हम लोग भी टैली यूज करते हैं और टैली के थ्रू एकदम प्रॉपरली जैसे उसमें ओवरड्यू बाय करके आता है और ओवरड्यू बाय में प्रॉपरली लिखा रहता है कि कितना एजिंग रिपोर्ट आती है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट एक्शन डेट के ऊपर जो उसने एक्शन ले लिया आज जो लेने थे, अब वो दोबारा जब टैली खोलेगी तो क्या दिखेगी? बस ओवरड्यू लिस्ट खोल लेगी और जो सबसे पहले अमाउंट आ रहा है सबसे ज्यादा ओवरड्यू वाला उससे बात करेगी, या तो उससे बात हो चुकी है या होनी है। तो एकदम सिंपल कर दिया हमने उसको ना। उस अमाउंट को डेटर कलेक्शन मोटरी शीट में अपडेट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और कनेक्टिंग डॉट स्ट्रेटेजी के द्वारा उसको अपने प्रीवियस रिमार्क को देखते हुए बात करनी थी, वो भी मैंने बता दिया।
उसने नेक्स्ट एक्शन डेट को अपडेट करना है, ये मैंने बता दिया। उसने बात बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, अगर वो हिंदी में बोला है तो हिंदी में, अंग्रेजी में बोला है तो अंग्रेजी में, उसी लैंग्वेज के अंदर लिख देना है ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। और यूनिक स्ट्रेटजी के साथ में ऑपरेट करना है, किसके साथ में, क्लाइंट के साथ में। तो यानी कि यहां पर हमने सारी की सारी बातों को एकदम सिंप्लीफाई तरीके से एक बार में अपनी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को बता दिया। और अगर आप चाहें, जाते समय एक आपको व्हाट्सएप कर दे, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि आज की कितनी कलेक्शन हुई, तो इससे एक बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी क्रिएट होती है। अगर आप चाहें तो वो इवनिंग का व्हाट्सएप मंगा सकते हैं। और आप ये सिस्टम अगर अपनी कंपनी में लगा देना, जिसके पैसे रिसीव होते हैं, या तो टैली ऑटोमेटिकली उसको रिसिप्ट भेज दे। आजकल एक व्हाट्सएप बॉट आता है, वो लग जाता है, जिसके भी पैसे की एंट्री डलती है ना टैली में, तो उसको टैली में से ही व्हाट्सएप चला जाता है, बिजी ऐप से भी चला जाता है। या ये कलेक्शन कोऑर्डिनेटर उसको एक थैंक यू वाला मैसेज भेज दे, थैंक्स रिसीव्ड रुपीज सो मच अमाउंट वाइड चेक नंबर सो एंड सो। देने वाले को ना बड़ी ठंड पड़ती है दिल में कि हाँ भाई पहुंच गई है, और उसने एक्नॉलेज कर लिया है। ये भी एक साइंस है कि हाँ, सिर्फ ये पैसा कलेक्ट करने के लिए फोन नहीं करते, आने के बाद ये रिसीविंग की भी एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, और वो राइट पर्सन के पास पहुंच जाती है ये वाली चीज। तो अगर कैश और चेक रिसीव किया है इसने, मान लो आरटीजीएस नहीं आई है, कैश और चेक इसके पास आ गया है, तो इसने अकाउंटेंट को हैंड ओवर कर देना है कलेक्शन कोऑर्डिनेटर ने। और ऑटो ईमेल भी लगा सकते हैं कस्टमर को, या फिर क्वार्टरली मंथली, या समय समय पर कस्टमर को लेजर अकाउंट भी मेल करते रहना एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये प्रोफेशनल कंपनियों का इंडिकेशन है इसके अंदर। ये है प्रोसेस अंकुर जी, कलेक्शन इंजन को एस्टेब्लिश करने का। इस मोमेंट पे अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आस्क। सर ऑनेस्टली वेरी वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी। मेरे को तो बहुत चीज सीखने को मिली। मैं तो ऑनेस्टली नोट्स नोट्स लेते लेते मैंने पेज भर दिया है। तो सब्जेक्टिव चीजें भी बहुत होती हैं, जैसे आपने बताया कि सामने वाला ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करते हुए उससे बात करनी है। कोई घर में इमरजेंसी भी आ सकती है किसी के कस्टमर से, तो उसके लिए वो सबसे आपको कंसिडरेट रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका कनेक्टिंग डॉट स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कस्टमर से जितनी बात हुई है उसकी अगर आप समरी दे दोगे और फिर आप बोलोगे, तो वो आपकी बात माने बिना रहेंगे ही नहीं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है नहीं मानने के लिए। तो वो राइट। बहुत पावरफुल है। प्लस जो आपने शीट दिखाई, वो शीट बहुत अच्छा कन्वीनियंस, मतलब एक कन्वीनियंट पॉइंट की तरह चलेगी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर के लिए, जो बहुत हेल्प करेगी इजी पेमेंट्स क्लियर करने में। सो राइट। जय सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग। एंड मतलब ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत सीखने को मिला। मैं तो बहुत नोट्स लेके बैठा हूँ, मेरे पास तो अब बहुत सारा काम है करने को। और थैंक यू आपका भी, क्योंकि आज जो हमने कन्वर्सेशन किया है, ये जाने कितने बिजनेस ओनर कलेक्शन कोऑर्डिनेटर देखेंगे, और उनकी लाइफ में जो डिफरेंस कोर्स होगा, और आपने समय निकाला इसके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अंकुर जी फॉर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग। सर ऑनेस्टली मैं तो इसलिए समय निकालता हूँ क्योंकि मेरे को तो सीखने को मिलता है। एकदम प्योर सेल्फिश रीजन के लिए मैं तो समय निकालता हूँ आपके लिए। तो अरे सर, बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। जेन्युइनली थैंक यू। बहुत सीखने को मिला एंड रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू।